नमस्कार दोस्तों। स्वागत है 4 PM और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, नया साल बिल्कुल सामने खड़ा है। इससे पहले कि मैं अपने कार्यक्रम को आरंभ करूं, मैं एडवांस में आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको नए अवसर दे, सुख और समृद्धि दे और साथ में आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि आप अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संपन्न कर सकें। हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों के लिए। आ, इससे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों का कि जो प्यार और मोहब्बत उन्होंने हमारे जो विश्लेषण है उसके प्रति दर्शाई है। कई लोग ट्रोल भी करते हैं, कई लोग तारीफ करते हैं, तो लेकिन हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जो हमारी तारीफ करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो ट्रोल करते हैं उनका भी शुक्रिया। हाँ, प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आप प्रोग्राम देखते रहेंगे तो हमें भी उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बात करेंगे नोटबंदी की। आप कहेंगे नोटबंदी बीच में कहां से आ गई? दरअसल नोटबंदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने जा रहा है। नया साल आरंभ होते ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले सुप्रीम कोर्ट के आपके सामने आएंगे और ये फैसले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर भी हैं। ये फैसले आपके नोटबंदी के ऊपर भी हैं। ये फैसले कई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हैं, जिसका आप कई क्या कहते हैं सालों से इंतजार कर रहे थे। नोटबंदी पर फैसला आ रहा है, तो इसलिए आज का प्रोग्राम भी है। नोटबंदी के ऊपर मोदी सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगी तो बहुत सारी चीजें छुपा ली, बताई नहीं। अपने एफिडेविट के अंदर मोदी सरकार ने वो सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट को बताना उचित नहीं समझा। यानी कि दाल में कुछ बड़ा ही काला था जिसको बताया नहीं गया, और कैसे भी करके एक कड़वी गोली को शुगर कोटेड करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपने की प्रक्रिया जारी रखी गई। दरअसल नोटबंदी भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा ब्लंडर है, और उस ब्लंडर का अगर कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये एक आदमी जो चाहता था कि भारत में नोटबंदी हो, ये सिर्फ एक आदमी का डिसीजन था, एक आदमी की जिद थी कि मैं इसको करके रहूंगा। और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बहुत सारी चीजें अपने हलफनामे के अंदर नहीं बताई। बस 2 जनवरी को, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं, इस पर फैसला आएगा। हालांकि ये फैसला पलटा नहीं जा सकता, अब इसको पलटने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अपने फैसले के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आने वाले जो और भी जो राजा होंगे हिंदुस्तान के या शासक होंगे, उनके लिए वो शायद एक सबक भी हो, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली लेके एक अच्छा जजमेंट देता है। कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार ने अपने एफिडेविट में यह कहा कि नोटबंदी एक सोचा समझा हुआ फैसला था, और ये नवंबर में की गई थी नोटबंदी 2016 में, और सरकार कहती है कि फरवरी 2016 में 9-10 महीने पहले इसके ऊपर सलाह मशवरे का दौर शुरू हुआ था। कमाल है, किसके साथ शुरू हुआ था ये नहीं बताया गया। दूसरी बात, उनका कहना था कि नोटबंदी में जो प्रोसेस है उसका पालन हुआ है। यानी कि जो आरबीआई की जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसका पालन किया गया। आरबीआई की रिकमेंडेशन, आरबीआई के हाथ में था क्या जो रिकमेंडेशन वो दे पाते थे? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इसके ऊपर बड़ी खबर आई है कि जो एफिडेविट दिए गए आरबीआई की ओर से, जो आलोचनाएं की गई थी इस डिसीजन की और अनुशंसा नहीं की गई थी, यानी कि रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी, उनको एफिडेविट के अंदर बताया ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट को। कमाल है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा जा रहा है, डार्क में रखा जा रहा है। ये आलोचनाएं दर्ज होनी चाहिए थी एफिडेविट का पार्ट होने, लेकिन उससे हटा दी गई। दरअसल 8 नवंबर 2016 को मीटिंग होती है, और नोटबंदी के ऐलान करने से कुछ घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल बोर्ड की एक मीटिंग होती है, और वहां पे जो सवाल उठाए जाते हैं विभिन्न मेंबर्स को, उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में वहां पर नोट किया गया था। ये बात सबको पता है। ये मिनट्स क्या थे
जिसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। अब पहला कारण क्या दिया गया उसके अंदर नोटबंदी के लिए? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा? वो ये बताया कि हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे पूरी वेल्थ है हमारे देश की एक पर्टिकुलर एक साल में, उसके मुकाबले जो करेंसी चल रही वो बहुत ज्यादा मात्रा में है ना? है कमाल की बात है। और ये असंतुलित, यानी कि ये जो इम्बैलेंस है, यानी कि जीडीपी के मुकाबले कैश बहुत ज्यादा है, ये बेवकूफ बनाने की एक चाल थी। अभी कमाल की बात है कि 2011-12 से लेके 2015-16 के बीच में, जब ये हम नोटबंदी के काल में आते हैं, 2011-12 मनमोहन सिंह का टाइम था, जो उस समय हमारा करेंसी मौजूद थी बाजार के अंदर, वो जीडीपी की 11% थी। और उस समय बताया गया था कि 11.5% के आसपास ये हमारे पास करेंसी है। इवन अमेरिका के अंदर जो करेंसी है, उनके जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 7.75%, यानी कि 7.25% है, जबकि हम 11.5% है। दरअसल ये एक बेवकूफी भरा डिसीजन था जिसको हम अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। आप अमेरिका की करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं इंडियन करेंसी से, जबकि इंडिया का उस समय जो आपका जीडीपी था 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, जबकि अमेरिका उस टाइम 25 ट्रिलियन डॉलर या 20 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ था। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड ना। लेकिन इस हलफनामे के अंदर, इस एफिडेविट के अंदर ये नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि जो कैश टू जीडीपी की रेशो थी, जो 11.5% थी, वो 3 साल के अंदर अंदर नोटबंदी का फिर से सेम 11.5% पे आ गई। यानी कि ऑब्जेक्टिव था कैश को कम करना, जिसको मोदी सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी कहा। और वहां पे मार खाई तो फिर कहते हैं लेस कैश इकोनॉमी होगा। वहां पे मार खाई तो फिर कहते हैं जाली नोट बहुत है, वहां मार खाई। उसके बाद कहते नहीं आतंकवाद का सफाया होगा। दरअसल वो माइलस्टोन या गोल्स सरकार हमेशा चेंज करती रही, क्योंकि उनको ये डिसीजन थोपना था। आरबीआई की जो 2019-20 की रिपोर्ट आती है 3 सालों के बाद, वो ये बताती है कि कैश टू जीडीपी जो था, जो 11.55% बताया जा रहा था नोटबंदी के समय, वो बढ़कर 12% पे हो गया। यानी कि जो मेन पर्पस एफिडेविट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि आपकी करेंसी फिर 12% पे आ जाती है। और 2020-21 के अंदर ये वो साल आता है जब कोविड आता है, ये करेंसी 14.5% पे आ जाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव था इसको कम करना, 11.5 से कम करके अमेरिकन लेवल पे लाना 7.25% पे, लेकिन ये तो 11.5 से 14.5% पे आ गया 20-21 के अंदर। और अभी भी ये 14% के आसपास है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। 50 और 100 के नोटों की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो तो हम यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कैश जो इंक्रीज हुआ है, ये जो जीडीपी के अंदर जो इंक्रीज हुआ है, उससे कहीं ज्यादा है। अब सरकार ने ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया, वहां पर नहीं बताई गई। अब आपको बताता हूं, नोटबंदी होती है, रात को मोदी जी आते हैं हीरो बन के 8 बजे और आपको अनाउंस करते हैं कि 12 बजे से नोट नहीं चलेंगे। 007 जेम्स बॉन्ड बन के आते हैं। 2.5 घंटा पहले, यानी कि 5:30 पर शाम को, जिस दिन नोटबंदी होती है, आरबीआई की मीटिंग होती है। वहां पर केंद्रीय बोर्ड के सारे सदस्य होते हैं और वहां पर कहा जाता है अर्थव्यवस्था में जो इंक्रीज की जो दर बताई जा रही है वो तो ठीक है, उस लिहाज से जो कैश इन सर्कुलेशन जिसको बहाना बनाया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा अमेरिका के मुकाबले, तो ये नोटबंदी जरूरी है, वो दरअसल बिल्कुल वृद्धि नाम मात्र की थी। और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, बल्कि ये कैश टू द जीडीपी रेशो बिल्कुल सही था। और वहां पर आरबीआई का बोर्ड कहता है कि यह तर्क जो है नोटबंदी के फैसले का समर्थन नहीं करता है। अब 3-4 बड़ी बुराइयां जिसमें शामिल की गई, जो हलफनामे के अंदर या एफिडेविट के अंदर दी गई। उनका कहना है कि जाली नोट बहुत बड़ी संख्या में आ गए भारत में और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। माफ कीजिएगा, 17 लाख करोड़ के नोट थे भारत के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी हुई है। 17 लाख करोड़।
और जाली नोट कितने मिले हैं आप सोच के हैरान हो जाएंगे, जिसका मेन बहाना बनाया गया 400 करोड़, सिर्फ 400 करोड़। ये समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर है। आप सोचिए कि जनता को किस ढंग से बेवकूफ बनाया गया। यानी कि एक आदमी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर, एक आदमी की जिद के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसे क्या कहा जाएगा? दूसरा, उनका एक कहना था कि नोटबंदी का मकसद, ये पहला मैंने बताया कि जाली नोट, दूसरा उसका मकसद जो था वो बेनामी संपत्ति, यानी कि वो संपत्ति जो बेनामी है उसकी समस्या दूर करना है। लेकिन मुसीबत यह है कि आरबीआई की बोर्ड ने अपने मिनट्स में क्या कहा? उनका कहना था कि ज्यादातर काला धन कैश में है ही नहीं, ये तो गोल्ड में और लैंड में है, जमीनों में है, प्रॉपर्टी के अंदर है। तो नोटबंदी से इन प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही बेनामी संपत्तियां बाहर आएंगी, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मिनट्स में लिखा हुआ है उसके अंदर। तीसरा मुख्य मुद्दा जो एफिडेविट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जिसके बाद नहीं बताया गया, वहां पे ये कहा कि आतंकवाद को रोकना है, और ये बाद में कहा भी गया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी इसके द्वारा। दूसरी बात, आतंकवाद के ऊपर आरबीआई की मीटिंग में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, मैं आपको बताऊं। यानी कि पूरी भारत को, इवन आरबीआई को बेवकूफ बनाया गया, और इस लेवल पे बेवकूफ बनाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, जो सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंधेरे में रख सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रख सकती है, उनसे तथ्य छिपा सकती है, आरबीआई के जो मिनट्स हैं मीटिंग के उनको छुपा सकती है, तो आप सोचिएगा। जाली नोट पहली कंडीशन नहीं। पहली कंडीशन क्या थी? करेंसी टू द जीडीपी बहुत ज्यादा, जो 11.5% थी। कंपेयर किससे किया जा रहा है? अमेरिका से 7.25% की करेंसी। भाई, अमेरिका का डॉलर तो दुनिया भर में छाया हुआ है। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? आपकी हस्ती क्या अमेरिका से कंपेयर करने की? 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपकी और उनकी 25 ट्रिलियन डॉलर की, 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है आपसे उसकी। किससे कंपेयर कर रहे हैं साहब आप? और 10 गुना बड़ी इकोनॉमी का 7.25% कितना बड़ा होता है? लेकिन इनको 11.5% बड़ा लगता था, जो 3 साल के अंदर 12% पे आ गया, और अब तो 14% पे है। तो वो सारा प्रोजेक्ट फेल होता है, बेनामी संपत्ति का प्रोजेक्ट फेल होता है। तीसरा, जाली नोट बहुत ज्यादा है। 17 लाख करोड़ में सिर्फ 400 करोड़ के जाली नोट मिलते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा है? ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। यानी कि एक तुगलकी फरमान ने भारत को बर्बाद कर दिया, भारत की प्रगति को बर्बाद कर दिया, भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, भारत के एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, भारत में लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना दिया, और हजारों लाखों इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा जा रहा है कि देखिए, हम आपको नहीं बताएंगे, आपको जो करना है कर लो। दोस्तों, इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस फैसले को भी लिखा जाएगा कि ये जो तुगलकी फरमान था, ये जो उनका एक नाइट में 8 बजे आके जेम्स बॉन्ड का फरमान था, इसने भारत को कितना पीछे ले गया और कितना भारत का नुकसान किया, कितना भारतीयों का नुकसान किया, कितने भारतीय बैंकों के अंदर नोट बदलवाने की लाइन में वो अपनी मौत हो गई उनकी, वो अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये सरकार ने कभी उनके लिए अफसोस व्यक्त नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर मानवतावाद ही नहीं है। सरकार के अंदर, इनकी लीडरान के अंदर मानवतावाद नहीं है, दया नहीं है, कंपैशन नहीं है। ये बात गांधी और बुद्ध की करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस गोडसे को करते हैं। दोस्तों, नोटबंदी पे 2 जनवरी को फैसला आएगा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको आज बताई है। आप खुद फैसला कीजिएगा कि इस फरमान ने हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बड़े ब्लंडर के लिए, इंडिया के 75 सालों के सबसे बड़े ब्लंडर के लिए, जरूर उनका नाम इतिहास के अंदर दर्ज किया जाएगा। 4 PM और न्यूज टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।